बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। पाकिस्तान टीम को अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त हो गई। ट्राई सीरीज़ का ये मैच था। पाकिस्तान अपने पहले 2 मैच तो जीत चुका था, लेकिन इस मैच में पाकिस्तान टीम को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और अगर आप बैटिंग लाइनअप की बात करें तो अगर मैं ये कहूँ कि बिल्कुल फ्लॉप हुई है तो शायद ये लफ्ज़ गलत ना हो, क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान के स्पिन अटैक ने पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को एक्सपोज किया, बाकायदा तौर पर हिकमत अमली नजर आई। लगा कि अफगानिस्तान अपने पहले मैच की हार से सीख कर आए हैं, लगा कि वो जो यूएई के खिलाफ जीते हैं उस मोमेंटम को वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और साथ ये भी लगा कि उनके पास एक वाज़ेह प्लान था कि पाकिस्तान को आउट कैसे करना है। उन्होंने 170 रन का जो एक हम बार बार एवरेज टोटल कहते हैं वहाँ तक तो वो पहुँच जाते हैं, लेकिन जब उसके बाद आप बात करते हैं बॉलिंग की, तो बॉलिंग में जिस तरीके से उन्होंने अपने स्पिन बॉलर्स को यूटिलाइज़ किया, मेरे ख्याल से उनको क्रेडिट देना होगा। एक बड़ी शानदार विक्ट्री है अफगानिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए ये ज़रूर ज़रा थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि अगर आप कल की पिच देखें तो मेरा ख्याल है कल की कोई ऐसी पिच नहीं थी कि जिस पे आपको बहुत आसानी से रन्स मिल सकते हैं। कल थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी थी, कल इतना फ्री फ्लोइंग शॉट शायद ना लगती, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शॉट सिलेक्शन थी वो बहुत ही मायूस कुन रही। और उसकी वजह शायद ये भी है कि जब आप तकरीबन 60 बॉल, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 60 गेंदों तक अगर आप बाउंड्रीज नहीं लगाते, कोई बाउंड्री नहीं लगती, तो उसके बाद खासा प्रेशर, इसका मतलब है 10 ओवर कोई बाउंड्री नहीं लगी, यानी 50-55 गेंदों तक तो आप पहुंच गए थे कि बाउंड्री नहीं लग रही थी जब आप आखिरी 10 ओवर्स की बात करते हैं। लेकिन आई थिंक ये एक वाज़ेह फ़र्क हो गया। और जिस तरह मैंने कहा कि शायद यहाँ पर आप छक्के मारने की कोशिश ना करते, आपको स्मार्ट शॉट शायद चाहिए थी, थोड़ी सी प्लेसमेंट चाहिए थी, रनिंग बिटवीन द विकेट अगर बेहतर हो जाती, लेकिन डॉट बॉल की जो परसेंटेज और रेशो थी वो बहुत ही ज़्यादा होती गई। चाहे अगर आप राशिद को खेल रहे हो, नबी को खेल रहे हो, नूर को खेल रहे हो, आई थिंक बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब ये सवाल इसलिए मेरे लिए बड़ा अहम साबित होता है क्योंकि पाकिस्तान ने अपने T20 वर्ल्ड कप के सारे मैच श्रीलंका में खेलने हैं। पाकिस्तान ने एशिया कप जो है वो यूएई में खेलना है, ऑल्दो वो शायद थोड़ी पिचेस बेहतर हो जाएं दुबई और अबू धाबी में, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के सारे मैच T20 वर्ल्ड कप के सोच रहे हैं उन श्रीलंकन कंडीशंस में जहां पर माजी में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ तो हम रंगना हैरात का शिकार हो गए, तो मुझे फिर लगता है कि थोड़ा सा ज़रा हमें ज़रूर सोचना पड़ेगा कि अच्छी स्पिन बॉलिंग को कैसे खेलना है। तो इस बारे में ज़रूर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, तमाम तर स्टैट्स जो हैं वो आपको बताएंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे कुछ और मज़ीद खेलों के बारे में। PCB वुमेंस क्रिकेट टैलेंट हंट प्रोग्राम जो है उसका बाकायदा सिलसिला जो है वो जारी है, और इसमें बहुत सारे ऐसा एक टैलेंट पूल है जिसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में जस्ट फॉर द सेक ऑफ टूर्नामेंट तो एक टूर्नामेंट करा दिया जाता है 4-5 टीम्स का हर साल, लेकिन उससे एक टैलेंट पूल अभी तक उस तरह आइडेंटिफाई नहीं हुआ। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर हम इसमें नंबर्स इंक्रीज़ करने में कामयाब रहते हैं, थोड़ा सा ज़रा आप फ्रेंचाइज मॉडल को भी सोचिए, आप अपनी PSL फ्रेंचाइजीज़ को बावर करा सकते हैं कि वो ओनरशिप ले लें एक टीम की, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। आपने रिव्यू भी किया, अपने सारी चीज़ें बेहतर करनी है PSL की। अगर आप रिव्यू कमेटीज़ की भी बात करें तो आई थिंक ये मुझे लगता है ज़ाती तौर पर कि ये एक मॉडल हो सकता है जहाँ पर हर फ्रेंचाइज जो PSL का हिस्सा है, तकरीबन आपके पास 6 तो हैं, और अगर आपने 2 ऐड करनी है या 1 ऐड करनी है तो नंबर तो वैसे ही बढ़ जाएगा। तो आप उन्हीं को कहें कि आपको उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शिक डाल दें कि जी आपकी एक वुमेंस टीम भी लाजमी होनी चाहिए, आपने उस टूर्नामेंट में भी असिस्ट करना है। एक कंप्लीट पैकेज जो है वो बनाकर भेजें। अगर हम देखें ओवरऑल दुनिया के अंदर, चाहे वो वुमेंस बिग बैश लीग हो, इंग्लैंड में वुमेंस की 100 लीग हो, या उसके अलावा अगर आप इवन वुमेंस IPL की भी बात कर लें तो वो बड़ा सक्सेसफुल मॉडल साबित हुआ है। तो आई थिंक पाकिस्तान के पास भी इतने रिसोर्सेज हैं कि वो इस तरफ ज़रूर आ सकें। उसके बाद आपसे हम बात करेंगे जूनियर वर्ल्ड कप के लिए हॉकी टीम भारत जाएगी कि नहीं जाएगी। अब ये एक कुछ दिन पहले तक तो एक अनऑफिशियल सोर्सेज से ये कहीं ना कहीं खबर चलना शुरू हो गई कि जी भेजा जाएगा, लेकिन जब आपने सीनियर टीम को नहीं भेजा तो लगता नहीं है कि पॉसिबल है कि आप जूनियर टीम को जो है वो भेज सकें। और इसको ना भेजना या भेजना ये फैसला डेफिनेटली सिर्फ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान और हमारी पॉलिसी गाइडलाइन भी इसमें एक वाज़ेह किरदार अदा करेगी। तो इसमें थोड़ी सी तफसीलात जो हैं वो ज़रूर आपको बताएंगे। और उसके बाद आपसे बात करेंगे पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप कह रहा हूँ, T20 तो इतना ज़्यादा सवार है। पाकिस्तान ने, अगर आप स्क्रैबल चैम्पियनशिप की बात करें तो पाकिस्तान ने 20वीं वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैम्पियनशिप जो है वो अपने नाम कर ली है। स्क्रैबल में इंडिविजुअल सतह पर, जूनियर सतह पर, और इवन जब आप इसकी बात करें, ये 20वां इसका एडिशन था, बहुत ही कामयाब रिजल्ट्स आए हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको उस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया गया। पाकिस्तान टेलीविजन के प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हमने कुछ स्क्रैबल के जो प्लेयर्स हैं उनसे भी आपको ज़रूर मुतारिफ़ कराया है, उनके बारे में बात भी की है, खबर भी चलाई है, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ज़्यादा फोकस इनके ऊपर होना चाहिए। ये भी बेचारे लैक ऑफ फंडिंग का शिकार हैं, लेकिन
एक बड़ी ही टेक्निकल गेम है और जो भी इसमें जीत कर आ रहे हैं इसमें यूथ पल्स बहुत ज़्यादा शामिल है, तो इनको बहुत मुबारकबाद हो। इन तमाम चीज़ों पर आज गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले शुरुआत डेफिनेटली ट्राई सीरीज़ में अफगानिस्तान से हारेंगे। हमें स्टूडियोज़ में सबसे पहले ज्वाइन करें हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और तज्जियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का एहसान है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और साथी एंकर सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट वसी शाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वसी? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मोई शाह साहब, मैं अगर गलत नहीं हूं तो आप मायूस हैं और काफ़ी लोग भी मायूस हो गए हैं। मैं तो कल जब 8वीं विकेट गिर गई तो मैंने तो तकरीबन थोड़े से गमो गुस्से में टीवी बंद कर दिया, लेकिन वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग होता जा रहा था आखिरी 10 ओवर्स में। देखिए, मायूसी की मरहला बात नहीं है। अगर आप इस तरह की शॉट्स खेलेंगे, आप मुझे बताएं ना, एक स्पिनर्स का इम्पैक्ट होता है, चलें वो अपनी जगह, एक शॉट सिलेक्शन होती है आपकी। हसन नवाज फुल टॉस पे आउट हुए, बिल्कुल। साइम अयूब बाउंसर पे आउट हुए, बचा जा सकता था, दोनों को बचा जा सकता था। अपना आगा सलमान अली आगा किस तरह आउट हुए, रन आउट हुए, और वो इस तरह घूम के आ रहे थे, स्ट्रेट नहीं रनिंग की उन्होंने, वो आउट हुए। अब फिर आप देखें फखर जमान किस तरह आउट हुए। ये वो शॉट्स हैं या वो आउट होने की वजूहत हैं जो आसानी से आप उसको अवॉइड कर सकते थे, इसमें कोई शक ही नहीं है। मतलब जब आप इस तरह खेलते हैं तो फिर आप ये समझें कि 170 आप चेस कर लेंगे। हालांकि 170 वाज अ रीचेबल टारगेट। मैं आपको बताऊं, कोई मुश्किल नहीं था 170 करना। और जिस तरह थोड़ा बहुत मतलब है कि बीच में समझ आ रही थी कि शायद पाकिस्तान चला जाए, लेकिन आप क्लस्टर में जब विकेट्स लूज करते हैं तो फिर वैसे ही प्रेशर आता है। अगर हारिस रऊफ वहाँ पे थोड़े बहुत छक्के मार के और थोड़ा बहुत स्कोर कर सकते हैं तो आपका टॉप बैट्समैन क्यों नहीं कर सकता? एक आपको 50 चाहिए थी, सिर्फ एक 50 कोई चाहिए थी, खेल जाता बस। और कोई भी खेल जाता टॉप ऑर्डर से। टॉप ऑर्डर का मतलब 5 टॉप के बैट्समैन आपके जो हैं उनमें से एक 50 आ जाती तो आप ये मैच जीत गए थे। और कोई आउटस्टैंडिंग में नहीं समझता। ज़रूर नूर ने ज़रा अच्छी बॉलिंग की, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी बॉल की ज़रा समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो कभी कभी खेलते हैं, रेगुलर उनको भी निखलाते ताकि वो पिक ना हो जाएं, तो वो थोड़ा सा उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। बाकी इतनी कोई आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं थी। मैं ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तानी बॉलिंग बहुत अच्छी रही कि 169 पे इनको रिस्ट्रिक्ट किया। ये कुड हैव बीन 200 एटलीस्ट। तो बीच में जो आपने खासकर आखिरी ओवर्स में जो आपने रिस्ट्रिक्ट किया, हालांकि उनके पास विकेटें थी, रन्स आपने नहीं बनाने दिए, लेकिन आप इसको चेस ना कर सकें और ऐसी विकेट पे ना चेस कर सकें, ये वो विकेट नहीं है शारजा की, टिपिकल शारजा की विकेट हुआ करती थी। बिल्कुल, बहुत फर्क मेरा ख्याल है ये फ्रेश उन्होंने ले की है, और फ्रेश ले करने के बाद इसका बाउंस थोड़ा ऊपर आता, आप देखिएगा, वो वाला नहीं कि नीचे से। यूएई वाले मैच में भी यही मैंने जी, आप हल्का सा बाउंस आता है, थोड़ा टाइम मिलता है बैट्समैन को, शॉट खेलने का टाइम मिलता है। वो अगर अच्छी तरह खड़ा हो, उसका स्टांस ठीक हो, उसकी शॉट सिलेक्शन ठीक हो, तो वो यहाँ स्कोर कर सकता था। लेकिन फिर मैं एक ब्लेसिंग कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको फाइनल भी इनसे खेलना है। बिल्कुल। तो जब फाइनल इनसे खेलना है तो आपको पता कि आपने गलतियां कहाँ की हैं, कौन कौन सी आपने शॉट सही नहीं खेली, किस किस आपके जो आपका रिसोर्स है उसको सही यूटिलाइज आपने नहीं किया, उसको ओवरकम करके आप फाइनल जो है वो जीत सकते हैं। अच्छा, मेरा एक और भी कंसर्न है। मेरा कंसर्न ये भी है कि पाकिस्तान टीम को अगर आप ओवरऑल देखें तो काफ़ी अरसे तक हमने अपने आप को वन डायमेंशनली बैक किया था, लेकिन अभी फिर से मुझे वो सूरत हाल नज़र आ रही है कि जहाँ पर हम पहले बारी करके तो टोटल्स डिफेंड करना चाह रहे हैं, लेकिन हम शायद चेस ना कर पाएँ। और ये अगर बड़ी वाजे एक टेक्निकल पॉइंट है, अगर ये वाजे हो जाता है टीम्स को, तो बड़े टूर्नामेंट्स में टीम्स इसको मार कर लेंगी कि पाकिस्तान टीम जो है वो चेस के अंदर कोलैप्स कर रही है। लेकिन सैयद मोहम्मद अवैस, इसमें एक और भी बड़ी अहम बात आती है कि इस मैच से पहले मुझे और आपको भी पता होगा कि आपने नबी, राशिद खान इनको निगोशिएट करना है, और क्योंकि नूर खेल रहे थे तो अंदाज़ा हो गया था कि पिक योर बॉलर्स। अगर अब आप नबी का आखिरी ओवर हो और उसमें भी आप उसको शॉट मारने की कोशिश करें तो वो समझ नहीं आती, क्योंकि आप और भी बॉलर्स को पिक कर सकते हैं। तो जब आपको रियलाइज़ हो गया था कि ये 3 प्राइम स्पिनर्स हैं, तो आपका अटैक, और शाजी की बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आपके पास विकेट्स इन हैंड होती, और जब मैं देख रहा था तो मेरे ख्याल से 40 गेंदों के ऊपर 90 रन बनाना बहुत आसान है। देखें, थोड़ा सा मैं इस चीज़ पर डिफर इस सेंस में करूँगा कि आपकी 4 विकेट्स हैं शारजा स्टेडियम की। 2 विकेट्स के ऊपर जो सेंटर स्टेट अपना जो है स्क्वायर को छोड़ के 2 साइड्स पे उस पर कंटिन्यूसली मैचेस हो रहे थे। ये थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ कि एक फ्रेश विकेट थी जिसको ब्रीथ थोड़ी सी आपको मिली। यहाँ पर जो एक वो पॉइंट आप कह रहे हो ना, जो फास्ट बॉलर्स यूएई को जो एक पैच मिलता है, वो चारों स्पॉट के ऊपर वो पैचेस हैं, लेकिन उस पैच जो उनसे सिर्फ मीडिया की तरफ से जो वो अपना साइड है वहाँ से वो आपको एक स्पॉट मिलता है। अगर आप दूसरे एंड से करते हो जहाँ पर लिखा हुआ है कि 100 से ऊपर क्रिकेट मैचेस हो चुके हैं, वहाँ से आपको वो स्पॉट इतना नहीं है, वहाँ पर थोड़ा सा बॉल बैठता है नीचे।
अगर आप इस विकेट की वजह से एटमॉस्फेयर की बात करें, नूर अहमद क्योंकि वो बॉलर स्पेसिफिकली आप कह लो कि चाइनामैन टाइप का किस्म का बॉलर जो बैक ऑफ द हैंड ज़्यादा आपको वो एयर के अंदर ज़्यादा डिसीव करता है बैट्समैन को। दो बॉलर्स की बात करूं, राशिद खान को अगर आप कंपेयर करते हो, राशिद खान इन विकेट्स के ऊपर वो ठीक है, ज़्यादा वो फ़ायदेमंद तो रहे हैं, लेकिन चाइनामैन का अगर ट्रैक रिकॉर्ड पूरा निकालो इस विकेट के ऊपर, जो यूएई के लड़के चाइनामैन निकले हैं या डोमेस्टिक में निकले हैं, उनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट रहा है, क्योंकि राशिद हैं थोड़ा सा तेज़ करवाते हैं बॉल। अगर आपने देखा हो, उनका थोड़ा सा शूटर है जो हम कहते हैं, या थोड़ा सा उनका फ्लिपर जो उनसे थोड़ा सा तेज़ आता है। नूर अहमद की एक प्लस पॉइंट क्या है कि उसका बॉल थोड़ा सा, क्योंकि हाइट है कोई नहीं, अगर उसका रिलीज पॉइंट भी देखो इतना ज़्यादा कोई हाई आर्म है नहीं, उसकी बॉल थोड़ी सी नीचे रहती है, थोड़ी सी फ्लैट ट्रेजेक्ट्री कर लो या थोड़ा सा एयर में डिसीव करता है। मसला मुझे कहाँ पर था, जिस वक्त आप पूरे बैटिंग ऑर्डर को निकाल के देखो, ये बात सच थी कि जहाँ पर 172 180 भी हुआ ना शारजाह स्टेडियम में, उसको चेज करना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि वहाँ पर बॉल थोड़ी सी अनइवन रहता है सेकंड इनिंग्स में जब स्पिनर्स लगते हैं। आपके बैट्समैन को हर चीज़ उठा के देखो, मैंने लास्ट टाइम भी एक बात की थी कि मोहम्मद वसीम को क्यों मैं कल कह रहा था दलेर शॉट होती है जो आप सीधी मारते हो और क्वालिटी स्पिनर को मारते हो, सिवाय हसन नवाज के जो पिछले मैच की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा मुझे बताएं किसने अभी तक स्ट्रेट शॉट्स खेली हैं? सब ने मिड विकेट रीजन को टारगेट किया है। साहिबजादा फरहान भी आप देख लो जिस तरीके से आउट हो रहे हैं, उसके अलावा आप नीचे बैटिंग ऑर्डर को अपने देख रहे हैं, कंसिस्टेंसी आपके पास है नहीं कि आपका अगर जल्दी ऊपर का प्लेयर आउट होता है, आपके पास स्टेबिलिटी मिडल ऑर्डर में नहीं है जो एक स्टेबल इनिंग्स आके खेलता है। बहुत से लोग हारिस को ऑब्वियसली इस वक्त जो मामला चल रहे हैं क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं, बात करता रहा हूँ कि उसको डिजर्व करता है, लेकिन अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड निकालूँ, मैं सेलफोन मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं रिकॉर्ड निकालता 6 अगर इनिंग्स की बात, जो छठी पोजीशन पे वो खेल रहा है, उसका टोटल अपना स्ट्राइक रेट उसके अंदर आएगा 123 124 का स्ट्राइक रेट है, उसके कोई इतना ज़्यादा स्कोर भी नहीं है। वेरेस अगर आप उसको उठा के तीसरे बैटिंग पे भेजते हो, उसने 1000 कुछ रन्स किए हैं, स्ट्राइक रेट भी 156 के करीब है। लेकिन यहाँ मुझे लगता है हम टेक्निकली भी तो थोड़ा सा गलत हो रहे हैं। अब आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान टीम है, आपको टीम के लिए खेलना है जहाँ पर टीम की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन अगर मैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहता हूँ हारिस का, तो मैं उसको छठे पे नहीं खिलाऊंगा, मैं फिर उसको ऊपर लेकर जाऊंगा। पहले वो प्लेयर है ही, उसका जब सर्कल इंटैक्ट होता है उसने स्कोर आपको करके देना है। मैंने आपको कहा ना कल भी, मुझे एक चीज देखें, जिस पोजीशन पे है छठे नंबर का बैट्समैन हुआ है जिसने बॉल फ्रॉम द पिक, उसने स्ट्राइक रेट को 100 को टच करना है, क्योंकि उसने जाके ओपन फील्ड है। आपने माजी में भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, माजी में भी हमने फखर जमान को 4 पे खिलाया है। आप साहिबजादा साइम से अगर ओपन कराते हैं, तीसरे पे आप हारिस को लाकर चौथे पे फखर को। यार अहमद भी कल हम लोग बात नहीं कर रहे थे, दो प्लेयर्स हैं, हारिस चलो विकेट कीपर बैट्समैन है ना, आसिफ के साथ भी हमने ये किया, आज तक समझ ही नहीं है कि उसको हमने फिनिशर खिलाना है, उसको खिलाना क्या है, आज तक समझ नहीं हमें आई ना। इसके साथ वो रवैया हो रहा है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही आखिर चाह क्या रहे हो। क्या ये छठे नंबर का बैट्समैन है? मेरे लिए वो नहीं है। नवाज कर सकता है छठे पे बैटिंग, क्योंकि वो फ्लोटर है, वो करता है, ओपन भी करता है। फहीम अशरफ आपके लिए कर सकता है, वो जो एक आपको चाहिए चीज़। या सलमान अली अगर शायद छठे नंबर पे आगे कर सके। हारिस है आपका प्लेयर जो कि थोड़ी सी फील्ड इंटैक्ट आपके पास हो, उसको थोड़ा सा वो होता है ना प्रेशर सिचुएशन से निकला हो, आप जिस पोजीशन पे उसको भेज रहे हो वो परफॉर्म नहीं करेगा। देखो विकेट कीपिंग में नो डाउट रिजवान के बाद मैं कहता हूं वन ऑफ द बेस्ट ग्लव्स मैन है, शायद मैं विकेट कीपिंग की बात करूं, बैट्समैन में नहीं, विकेट कीपिंग में उससे ज्यादा रेट ये तो बहुत आसान है कहना, जब आप किसी और को डेवलप नहीं करेंगे, मौका ही नहीं देंगे आने के लिए, तो एक ही मैं हारिस की बात करूंगा, मैं रेट ज्यादा करता हूं उसको ग्लव मैन के सेंस में कह रहा हूं, क्योंकि मैंने उसको देखा भाई पेस बैटरी को भी ऊपर आके विकेट कीपिंग करता रहा। मसला आपका आता है जब बैटिंग ऑर्डर की बात करें, सबसे बड़ा जो फ्लॉप के अंदर है वो आपके पास इनकंसिस्टेंटली मिडल ऑर्डर है, आपके पास वो नहीं है। मैं नहीं कह रहा बाबर को लेकर और रिजवान को, ओ भाई मसला ये आपके पास प्लेयर वहां पर नहीं है जो 3 ऊपर से जल्दी खिलाड़ी आउट होंगे। मुझे बताओ मिडिल ऑर्डर में किसने आके चीज अच्छा, मैं इस पर आता हूं, मैं वसी के कमेंट्स जरा शामिल कर लूं, क्योंकि वैस ने बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट छेड़ दी। अब किसी की वापसी का अंदेशा ना कहीं ये दे दें हमें, लेकिन जी वसी आप कैसे एनालाइज करेंगे कल की? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हमें एक थ्योरी समझाई दी जाती है कि भाई जो पावर प्ले जीतेगा वो मैच जीतेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 34 रन्स किए कल अफगानिस्तान ने पावर प्ले में, हमने 52 किए। लेकिन एक्चुअल जो मेरी थ्योरी है, जो मैं समझता हूँ, वो आप मिडिल ओवर्स में मैच जीतते हो, 7वें से 15वें ओवर तक, और वहीं पे डिफरेंस दिखा हमें कि अफगानिस्तान ने 88 रन्स किए और कोई विकेट नहीं उन्होंने लूज़ किया। और हम एक और प्लेटफॉर्म पे भी उस दिन मैं आपसे ही बात कर रहा था कि हमारा प्रॉब्लम ही ये है कि हमें जहाँ पे पहले शाहिद अफरीदी होते थे, सईद अजमल होते थे, और इवन इन इस प्राइम शादाब खान, वो आपको 1-2 विकटें वहाँ पे ले देते थे। जब आप वहाँ पे विकटें लेते थे तो एट द एंड ऑफ 15 ओवर्स टीम 4 या 5 डाउन होती थी, जिस तरह हम कल थे, तो फिर वो कैपिटलाइज नहीं कर सकते, वो 170-80 नहीं कर सकते, और वो टीम 150-160 तक रुक जाती है और उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ सकती। और हमने जो किया, हमने कल 7वें ओवर के बाद एक बाय का चौका जो 11th ओवर में आया वो बैट से नहीं आया, हमने 16वें ओवर में जाके बाउंड्री लगाई, और कंपेयर टू अफगानिस्तान उन्होंने 8 बाउंड्रीज लगाई जिनमें 5 चौके और 3 छक्के थे। तो ये डिफरेंस है। और देख लें कि
उन्होंने कोई रैश शॉट्स नहीं खेली, ठीक है। इब्राहिम जदरान और सिद्दीक ने दोनों ने जहाँ पे उन्हें मिला रूम मिला तो उन्होंने हिट किया, लेकिन उन्होंने कोई रैश शॉट नहीं खेली, उन्होंने टाइम लिया। एट वन पॉइंट इब्राहिम के 16 बॉल पे 16 रन्स थे, लेकिन उसने कैरिड अवे नहीं हुआ और उसके बाद उसने नेक्स्ट जो 34-35 रन्स किए, जब 50 तक वो पहुंचा तो ही हैड स्कोर्ड देम इन 15 बॉल्स। तो ये चीज़ है कि जब आप वन डायमेंशनल हो जाते हो, सेम गोज कल हमने इंग्लैंड का मैच देखा, हम बात कर रहे थे कि इंग्लैंड भी वन डायमेंशनल टीम है, जब वो खेलती है तो वो 400 भी कर जाती है, बट जब आप 100 पे 3 आउट हो और 131 ऑल आउट हो जाओ, और फिर वही बात है जिस तरह इन्होंने बात की कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग हो तो समझ में आती है, लेकिन आप रैश शॉट्स खेल के आउट हो जाओ। पाकिस्तान के प्लेयर्स ने भी ऐसे ही किया, अपनी विकेटें गिफ्ट कर दी, और इंग्लैंड वाले मैच में भी ऐसे ही हुआ। तो जब आप प्रेशर अब्जॉर्ब नहीं करोगे, रन्स नहीं करोगे, और रन्स लंबे करने के लिए आपको वही बात है कि आपको कभी बॉल्स अब्जॉर्ब करनी पड़ती हैं, टेक अप करना पड़ता है, उसके बाद होता है। फिर बात करूंगा अवैस भाई की बात पे कि देखें हमने उसे 3 पे भी ट्राई किया, उसने 4 पे भी ट्राई किया, हारिस को 5 पे भी ट्राई किया, 6 पे भी ट्राई किया। ही इज़ नॉट पुटिंग बॉल टू बैट, ठीक है। उनके जो 2 चौके उनकी बैटिंग में आए हैं वो बाय के आए हैं दोनों मैचेस में, ठीक है। कल तो पहली बॉल पे बोल्ड हो गए थे ऑलमोस्ट, वो तो मैंने देखा ही। ठीक है, और दूसरी बॉल पे वो पिछले वी में बहुत अच्छा खेलते हैं सामने के बजाय, जिस तरह आपने कहा ना कि सामने शॉट खेलें, वो पिछले वी में बहुत अच्छा खेलते हैं, और वो भी बल्ला नहीं लगता उनका, फिर उन्होंने बल्ला भी तोड़ा अपना, और फिर कल भी जिस तरह की। और अगर इसी तरह की कीपिंग करवानी है, आई नो साहिबजादा फरहान ने कहा है कि मुझसे कीपिंग नहीं होती, लेकिन अगर इतनी बैटिंग करवानी है इनसे तो फिर आप साहिबजादा फरहान से ही कीपिंग करवा लें, और एक बैटर और ऐड कर लें बीच में। एग्जैक्टली, या एक ऑलराउंडर आप ऐड कर लें जो आपको बॉलिंग में। अब हारिस रऊफ ने कल 3 ओवरों में 38 रन दिए, तो जब आपके एक बॉलर को मार पड़ रही हो, जिस तरह कल कैपिटलाइज किया अफगानिस्तान ने, अब देख लें कि उन्होंने देखा कि नबी अच्छी बॉल कर रहे हैं तो उन्होंने फास्ट बॉलर्स को बॉलिंग नहीं दी, और वही हुआ कि जब फास्ट बॉलर्स आए तो उन्हें हिट करना आसान हुआ। इवन हारिस रऊफ ने भी छक्के मारे। आई थिंक कल थोड़ा सा सिलेक्शन भी ओवर कॉन्फिडेंट हमारी नजर आई। हमने नहीं सोचा कि मे बी खुशदिल या किसी ऐसे एक एडिशनल स्पिनर को खिला के हम डिफरेंस डाल सकते हैं, लेकिन अगर मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव एज अ बैटर देखूं तो एक मोई शाह साहब एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट मुझे याद आती है विराट कोहली की, कि उनसे ये सवाल किया गया था तो उन्होंने ये जवाब दिया, क्योंकि हम खुद अक्सर बैटिंग में स्ट्रगल करते हैं। उन्होंने कहा कि जब आप 2-3 ओवर्स आपसे बाउंड्री नहीं लगती तो एज अ बैटर आप बड़े एंक्शस हो जाते हो, फिर आप शॉट मारने की कोशिश करते हो। उन्होंने कहा मेरा मॉडल ये है कि मैं उस वक्त फ़ौरन स्कोर बोर्ड की तरफ देखता हूँ, अगर 6 ओवर्स में 40 है या 5 में 40 है तो मुझे पता है कि स्कोर ठीक है और मैं आहिस्ता से इसको नेगोशिएट कर सकता हूँ। तो बड़े प्लेयर्स ऐसे बनते हैं। ये बड़ी अच्छी आपने बात की, और ये ही होती है प्लानिंग, और यही होती है क्रिकेटिंग सेंस। मैं आपको कहूँ कि जो अंदर बैट्समैन होता है उसको उसका क्रिकेटिंग सेंस को उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब तक वो अच्छी नहीं होगी तो वो कैलकुलेशन उसकी ठीक नहीं होगी। कि से कि जी आपने 2 विकेट्स लूज कर दिए, आप पावर प्ले में हो, आप 30 for 2 हो गए हो, तो वहाँ आपको रेस शॉट मारना बनता है? कभी भी नहीं बनता। वहाँ आपको सिर्फ जिस तरह कल इन्होंने इब्राहिम वगैरह ने किया कि उन्होंने एक पार्टनरशिप डिवेलप करने की कोशिश की, और कल हमारी कोई पार्टनरशिप डिवेलप हुई ही नहीं। अगर पार्टनरशिप एक डिवेलप हो जाती, 60-70 रन की डिवेलप हो जाती, आप मैच ले गए थे। ये मैच कोई मुश्किल नहीं था, आखिर में आप 18 रन से आप हारे। ये 18 रन का जो गैप था ये बड़ी आराम से हो सकता था अगर आपके टॉप ऑर्डर के टॉप 5 प्लेयर्स उनमें से कोई ये कोशिश करता कि हमने यहाँ एक पार्टनरशिप डेवलप करनी है, विकेट लूज नहीं करनी, और जो आखिरी 10 ओवर हैं या आखिरी 8 ओवर हैं उनमें हमने 75, 75, 80 रन करने हैं, तो मैं कहता हूँ वो अचीवेबल था। यही मसला है हमारा कि हम वो जो हमारे जो प्लेयर होते हैं उनको माशाल्लाह टैलेंटेड तो बड़े होते हैं, क्रिकेटिंग सेंस की थोड़ी उनमें कमी होती है, कैलकुलेशन की कमी होती है, वो कई इन पे अपॉर्चुनिटी को किस तरह ग्रैब करना है उसकी उस सेंस की कमी होती है। वो मेरा ख्याल है आपका जो हेड कोच होता है उसको इनकलकेट करने की ज़रूरत है। उसको चाहिए कि ये चीज़ें समझाए कि आप बड़े से बड़ा ये आप लेस देन 180 टारगेट कुछ भी नहीं होता। अगर दरमियानी सी विकेट है, थोड़ा बहुत किसी को फेवर कर रही है, वो करती है यार विकेट। 180 टारगेट कुछ भी नहीं है T20 क्रिकेट में इफ यू हैव विकेट से। लेकिन मुझे लग रहा है ये कहीं कोच 200 एंड अबव 200 है, 150 से कम ये प्रेशर में आ जाएंगे कि कम टारगेट कैसे चीज में। मैं देखें आपने आगे वर्ल्ड कप खेलना है, आगे आपने एशिया कप खेलना है, ये स्ट्रेटजी प्लानिंग तो आपका बड़ा बेसिक पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटजी होना चाहिए कि आपने किस तरह मूव फॉरवर्ड करना है। कि आप अगर चेस करने जा रहे हैं, वही आपकी बात है कि लोग हमें वो ना कर दें, टैग ना कर दें कि जी ये बैटिंग फर्स्ट वाली टीम है तो जी 200 कर लिए मैच जीत गया, बॉलिंग पे सारा डाल दिया,
और अगर 180 भी करना हुआ, 170 भी करना हुआ चेस, तो इनके लिए मुश्किल हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। ये बड़े आराम से पाकिस्तान ओवरकम कर सकता है। ये थोड़ा बहुत आपने एक हारस की बात की, और की बात की, मैं अभी भी समझता हूँ कि देखें थोड़े बहुत एक दो चेंजेस की जरूर होती है आपकी टीम में। मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं कहता हूं कि अब्बास अफरीदी को होना चाहिए था। मुझे लगता है कि यहाँ पे समद को भी होना चाहिए, जिस तरह उनकी फॉर्म चल रही है, जिस तरह उनका वो एक उनकी हिटिंग पावर है, उनमें जितने क्या ज़बरदस्त उनके पास हिटिंग पावर है। ये चीज़ें थोड़ा सा सिलेक्टर को भी देखना चाहिए कि आपने एशिया कप खेलने हैं और आपने जो टीम, खासकर हसन अली, मुझे नहीं लगता कि अभी वो इस फॉर्म में है या इस फिटनेस में है कि वो टीम के हिस्सा हो सके, खासकर एशिया कप के लिए। तो थोड़ी बहुत चेंजेस ज़रूर करनी चाहिए और वो चेंजेस के साथ साथ अपनी जो स्ट्रेटजी है वो ज़रा डेवलप करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात में ये लोग कहेंगे जी अफगानिस्तान से हार गए, अगर आप हारते हो ना तो आपको ज़रूर अपनी जो खामियां तब नज़र आती हैं, आप जीतते हो तो फिर खामियां छुप जाती हैं। तो कल इनको ज़रूर पता लग गया होगा कि ये जो हमने ऊपर से विकेटें गंवाई हैं और जिस तरह ऊपर नीचे हम एक क्लस्टर में हमने विकेट्स इतनी ज़्यादा गंवा दी और वो जो इतना टारगेट था वो अचीवेबल था वो हम अचीव नहीं कर सके, उसके रीजंस क्या हैं। तो अगर यही किया तो मैं अभी भी समझता हूँ, ये आप याद रखिएगा बात मैं आज कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इज फेवरेट टू विन दिस ट्राई सीरीज, जो मर्जी हो। नहीं वो तो है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा टैक्टिकली भी एनालाइज करना पड़ेगा। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ, बड़ी बेसिक है, आई एम श्योर मोई शाह साहब भी एग्री करेंगे। वो ये है कि अगर आप डाउन दी ऑर्डर देखें सलमान अली आगा के बाद, तो इमीडिएटली आपके जो लेफ्ट हैंडर्स की तादाद है वो आप फ़हीम अशरफ और मोहम्मद नवाज को फ़ौरन इकट्ठे भेज देते हैं। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी आते हैं। तो जब ये तीनों इकट्ठे आ जाते हैं तो हर साइड को पता है कि अगर स्पिन विकेट है और उनके पास तगड़े ऑफ स्पिनर हुए तो वो आपको कहीं ना कहीं फंसा लेंगे। तो आई थिंक ये थोड़ा सा टैक्टिकली बेहतर किया जा सकता था इसको, लेकिन मजीद हम क्रिकेट के ऊपर भी बात करते रहेंगे। थोड़ी सी हमने हॉकी के ऊपर ज़रूर बात करनी है। जैसा कि मैंने कहा कि पहले भी हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान टीम जो है उससे रिलेटेड कुछ खबरें जो हैं वो आती रही हैं, कुछ अनकन्फर्म्ड सोर्सेज भी थे जिन्होंने खबर दी, लेकिन अब जूनियर वर्ल्ड कप के लिए भी हॉकी टीम भारत ना भेजने का जो है वो अंदेशा दिया जा रहा है। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक हॉकी प्लेयर पाकिस्तान टीम ख्वाजा जुनैद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू स्पोर्ट्स 360। कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर आप क्या हमें आगाह करना चाहेंगे, ये एक कुछ खबरें तो चलती रही हैं कुछ दिनों से, लेकिन इससे पहले जब हमने सीनियर टीम का भी फैसला किया कि वो एशिया कप जाकर नहीं इंडिया में खेलेंगे और अब ये जूनियर टीम को लेकर भी बात की जा रही है, ऑब्वियसली पॉलिसी डिसीजन के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए जी, मेरे नज़दीक जो मैं ये समझता हूँ कि पॉलिसी डिसीजन ही होने चाहिए और वो हर किसी पे लागू होना चाहिए। और ऑब्वियसली जब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं तब तक हमें इसी तरह की, मैं समझता हूँ, बोल्ड फैसले करने चाहिए। हमें कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिसमें जो हमारी वीकनेस शो हो कि जी अगर वो मुल्क यहाँ नहीं खेलता तो हम जाके खेलें। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि कई माह से जो है आपस में दोनों कंट्रीज के अंदर जो है वो सोशल मीडिया आप देख लें, अदरवाइज भी कई जगह ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं और इंटरनेशनली। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें जो है ना बिल्कुल रिफ्रेन करना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि अगर हम वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे, एशिया कप नहीं खेल रहे, तो हमारे प्लेयर्स की जो प्रिपरेशन है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कि हमें प्लेयर्स को ऑब्वियसली एक चाम होता है पार्टिसिपेट करने का, अगर वो नहीं जा रहे तो हमारे पास उसकी रेमेडी होनी चाहिए कि हम ऑल्टरनेटली उनके लिए क्या करें। तो ये दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बल्कि जहाँ तक भारत में जाके खेलने का, वो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से अच्छा फैसला है और बिल्कुल हमें जाके वहाँ पर नहीं खेलना चाहिए। वेन्यू चेंज होना चाहिए या हाइब्रिड मॉडल बनना चाहिए, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट में पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया। इसी तरह मैं समझता हूँ कि जितने भी इवेंट्स ये रिसेंटली जो होने जा रहे हैं उसमें भारत को भी चाहिए कि वो पाकिस्तान को किसी न्यूट्रल वेन्यू पे जो है ना एडजस्ट करे। अच्छा सर, एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा इसके ऑफ टॉपिक तो ज़रूर है, लेकिन एज अ फॉर्मर ओलंपियन योरसेल्फ एज वेल, आपने भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, चाहे वो समर ओलंपिक्स हो बार्सिलोना की या उससे पहले एशियन गेम्स हों, आप भी उस कामयाब टीम का ज़रूर हिस्सा रहे हैं।
अब एक जो पाकिस्तान के लिए इसके बरक्स सबसे ज़्यादा खुशाइन खबर यही थी कि पाकिस्तान प्रो लीग में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है। हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए भी बड़ी बात की कि आपका इनिशियल टारगेट तो ये नहीं होगा और ना कोई सोचेगा कि आप जाते ही प्रो लीग जीत जाएं, लेकिन आप इसमें रेलीगेशन से कैसे बच सकते हैं, अपने आप को एक सीज़न 2 सीज़न इस लीग के अंदर रखें। तो आप क्या बताना चाहेंगे, ये कितना कारामद साबित होगा पाकिस्तान की हॉकी को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड ऑफ हॉकी को अपनी नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जी एक तो बड़ी क्लियर मैं समझता हूँ चीज़ है कि जब तक आप टॉप टीम्स के साथ नहीं खेलेंगे आपको यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द गैप्स। तो टॉप टीम्स के साथ खेल के आपको पता चलेगा कि आपके प्लेयरों का क्या पोटेंशियल है अगेंस्ट द क्वालिटी प्लेयर्स और हमें अब इनको कैसे इम्प्रूव करना है, क्योंकि हम माजी में कोई भी टॉप टीम के साथ नहीं खेले हुए पिछले 3, 4, 5 साल। आप देख लें कि जर्मन, हॉलैंड, बेल्जियम, स्पेन, ये टीमें जो है इस वक्त हम इनके साथ नहीं खेल पाए। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, बल्कि अर्जेंटाइन है। तो लिहाजा पार्टिसिपेट करना एक अच्छी चीज़ है। तो आपकी बड़ी अच्छी बात है कि एक्सपेक्टेशंस जो है वो देखें, अगर मेरिकल हो जाए या कोई अच्छा रिजल्ट आ जाए दैट इज पार्ट ऑफ द गेम, बट एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई नहीं रखनी चाहिए। अभी हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और आपने अच्छी बात की है कि प्रो लीग में जो टीम इन सब टीमों में वीक है, मतलब आई मीन टॉप जो अब आप 8 है तो 7 या 6 नंबर की जो टीमें हैं, हमें उनके ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि उन मैचेस में से एक आधा मैच जीत के अपनी जो पार्टिसिपेशन है उसको हमेशा कंफर्म रखें। डेफिनेटली, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। ये थे साबिक ओलंपियन पाकिस्तान हॉकी टीम ख्वाजा जुनैद साहब जो हमसे बात कर रहे थे, और हमने तफसीलात से भी आगाह किया कि ये एक पॉलिसी डिसीजन जब है तो उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने प्रो लीग के ऊपर भी अपने कमेंट्स का इजहार किया। इसके बरक्स एक स्टोरी ज़रूर है जो आपने शेयर की थी, मेरे ख्याल से उसको भी डिस्कस कर लें। एक हमें क्वालिफिकेशन सिनारियो ज़रूर दिया गया इसके बरक्स आज, बल्कि यही समझे कि ब्रेक की है स्टोरी। पता नहीं था इससे पहले कि हमने वर्ल्ड कप की तरफ जाना कैसे, हमने सही कैसे हासिल हो। हाँ जी, मिस तो कर दिया हमने एशिया कप, इंडिया नहीं हम गए, ज़ाहिर नहीं जा सकते। और दूसरी बात है जूनियर वर्ल्ड कप भी खेलना बड़ा मुश्किल है। आप ऐसे हालात में इंडिया आप अपने प्लेयर्स को नहीं भिजवा सकते, सिक्योरिटी कंसर्न है और सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न है, ये पता होना चाहिए। और मेरा ख्याल है नहीं जाएगा पाकिस्तान जूनियर वर्ल्ड कप। अच्छा, अब आपने ये प्रो लीग या आपने वर्ल्ड कप की एक्सेस की बात की। पाकिस्तान ने अब वर्ल्ड कप खेलना है, जुलाई में होना है, बेल्जियम में होना है और हॉलैंड में होना है। उस तक रसाई कैसे होगी, क्योंकि असल तो जो पाथवे था वो एशिया कप से होकर जा रहा था, तो एशिया कप तो हमने मिस कर दिया। अब उन्होंने FIH ने एक जो नया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है। अपॉर्चुनिटी इस तरह है कि आप अब जैसा कि आपको पता है ये 16 टीम वर्ल्ड कप होगा। अनलाइक प्रीवियस ओकेजन्स के 12 टीम होता था, अब 16 टीम होगा। पाकिस्तान के लिए थोड़ी आसानी होगी है कि यही पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करे। रोड मैप इस तरह है अब पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ने जो एशिया कप में 6 नंबर टीम फिनिश होगी से कि जी जिस तरह आप रैंकिंग के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया जीतता है, कोरिया आता है, सेकंड आता है, मलेशिया थर्ड आता है, जो जापान है फोर्थ आता है, फिफ्थ आता है, चाइना आता है। तो 6th पे आपका ज़्यादा ये चांस है कि चाहे बांग्लादेश आ जाता है। तो बांग्लादेश में जाके बांग्लादेश में आपको 3 मैच की सीरीज खेलनी है, और अगर वो 3 मैच की सीरीज में से आप 2 मैच जीत गए तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी क्वालिफाइंग आप राउंड। 6th पर आ जाएंगे। नहीं, हाँ, क्वालिफाइंग राउंड में आप आ जाएंगे। तो क्वालिफाइंग राउंड में आप जब आएंगे तो फिर क्वालिफाइंग राउंड की कोई 8-8 टीमें होंगी जिनमें से 3-3 या 4-4 वो क्वालिफाई करेंगी फॉर वर्ल्ड कप। तो उसमें पाकिस्तान के चांसेस ज़्यादा यानी एक पाथवे अब आइडेंटिफाई हो गया, और वो बड़ा अच्छा है पाकिस्तान हॉकी के लिए, ताकि इनको पता ये जो मुझे लगता है कि नवंबर में कहीं जाके बांग्लादेश से सीरीज हो जाएगी, और फिर फरवरी मार्च में ये आपकी क्वालिफाइंग फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। जी ये क्वालिफाइंग राउंड है। फिर आप क्लियर हो जाएंगे कि हम क्वालिफाई कर गए हैं। फिर वर्ल्ड कप की तैयारी भी और साथ प्रो लीग भी आपकी पार्टिसिपेशन वो चलती रही, बड़ी वाजे हो जाएगी। सैयद मोहम्मद अवैस शाह जी ने एक बाकायदा पाथवे जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया है, तो मेरा बिल्कुल ख्याल है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी अपनी निगाहें जो हैं वो प्रो लीग तक तो पहुंच गए हैं, अब वर्ल्ड कप की तरफ रख लें। यार होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़े हालिया अरसे के अंदर आप देखें जिस तरीके से हमारे लड़कों ने परफॉर्म किया, मुझे पता है डेलीज़ के इश्यूज़ थे, बाकी मैंने जूनियर हॉकी की आपको सारा सेटअप बताया था कि खुद दिल दुखता था जब उनको देख के यहाँ पर था। फिर भी जाके कम्पीट करना हाईएस्ट लेवल के ऊपर, फिर थोड़ा डिफरेंस अगर आप सीनियर टीम की देखें जूनियर का ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि अटैकिंग हॉकी आपने ज़्यादा खेली थी, डिफेंसिव बॉर्ड पे आप गए नहीं थे।
तो आपके पास वो पाथवे भी आपको नजर आया कि लड़के परफॉर्म करें। फिर इन जैसी जीत की वजह से फिर मैंने कहा ना कि जो पीछे बैकएंड पे लोग बैठे होते हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट्स अनफॉर्चुनेट है कि कुछ बंद हुए हुए हैं, या जो पीछे गांव में खेली जाती है हॉकी, उनके लिए एक पाथवे होता है, नहीं यार अपना पाकिस्तान वापस राह हमवार हो चुकी है, हम भी जा सकते हैं। और एक अच्छा है कि आपको प्रो लीग वाला जो एक अपॉर्चुनिटी मिली है, जीत हार अपनी जगह है, लेकिन एटलीस्ट आप उसमें अब जा रहे हो, आप जाके खेलोगे, परफॉर्म करोगे। ऑब्वियसली होम एंड अवे गेम्स हैं, आपको उतना ज़्यादा मौका मिलेगा एक तो अपनी फैसिलिटीज़ को अच्छा करने में, फिर बैकअप आपको पता है कैंप्स लगते हैं या साइड मैचेस होते हैं तो वो लड़के भी दूसरे ग्रूम हो रहे होते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें तो ये बेस्ट ऑप्शन था। मुझे पता है कि हम शायद कल भी आपको पता है, अहमद भी डिस्कस कर रहे थे कि जूनियर हॉकी का क्या बनना है एशिया कप वाला। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि शाजी वाली बात की सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेयर्स की। खुदा ना खास्ता कोई वहाँ पर मसला होता तो जवाब आखिरकार फिर किसने देना था। तो दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल थिंग जो हो सका। लेकिन अब सबकी नजरें हैं इस वक्त प्रो पे। लेट्स सी क्या बनता हॉकी है। का तो हम जवाब ले लेंगे, फुटबॉल का किससे लेना है ये बता दें। यार फुटबॉल का मैं खुद हैरान हूँ, वैसे डिस्कस करना चाहिए था 8-1 से जो आज शिकस्त हुई है। सीरियसली जो माइंडसेट आज यूज़ किया गया है, जो लड़के पाकिस्तान जो सीनियर टीम के प्रोफेशनल प्लेयर्स रहे हैं, जो लड़के जो कंसिस्टेंट पार्ट रहे हैं, उनको 73rd मिनट के अंदर उतारना, उससे पहले ना उतारना, वो आखिरकार क्या माइंडसेट था। फिर आपके पास लड़का साकिब है जो पाकिस्तान टीम का बाकायदा गोलकीपर रहा है, उसको ना खिलाना फर्स्ट प्रायोरिटी पे। अगर मैं उधर होता तो ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी वो था। आपने लड़का एक बाहर से आदम आता है, इज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट, लेकिन अगर एक्सपीरियंस वाइज को तो साकिब आपसे ज़्यादा आपको नजर आता है कि एक्सपीरियंस वाइज लड़का था। आई डोंट नो कि ये सारे मामला क्या हैं, लेकिन बेस्ट माइंड है इस वक्त, वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स है फुटबॉल का। स्लो एंड स्टडी चल, एटलीस्ट ये वाली बात है कि जो हम हॉकी की बात करते हैं, कम से कम कुछ तो स्टार्ट हुआ बिल्कुल। कि उन प्लेयर्स के लिए एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो अर्निंग, और खास करके अब एक रात तो नजर आती है कि चलो यार है। अच्छा वसी, मैं ये ज़रूर चाहूँगा आप भी इस पे कमेंट्स अपने देंगे, लेकिन आप भी मेरा ख्याल है इससे एग्री करेंगे कि अब पाकिस्तान मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो बाकायदा तौर पर हॉकी को ब्रांड करना शुरू कर दें। बहुत हद तक हमने परफॉर्मेंसेस को तो क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन हमारा अपने आप से भी सवाल है कि हमने कितना एयर टाइम या कितनी इंपॉर्टेंस उसको हमारे स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स पे दी। सर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और हमारी क्रिकेट की भी जो तनज़ुली है उसमें भी इस चीज़ का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं खुद क्रिकेट खेल रहा हूँ, इस वक्त खेल रहा हूँ, तो मुझे आज तक मैंने कभी किसी भी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को जाके देखते हुए नहीं देखा कि ग्राउंड्स के क्या हालात हैं। चलें वैसे ना भी जाएँ, कहीं पे पीसीबी के ट्रायल्स हो रहे हैं वहाँ पे चले जाएँ, नहीं अपने रिपोर्टर को भेज देंगे, वहाँ से एक पैकेज बन जाएगा एंड दैट्स इट। तो हमें सबसे पहले तो मीडिया का ये बनता है, और दूसरी चीज़ जिस तरह मैंने महेश साहब को कहीं पे कहते हुए सुना था कि ये गवर्नमेंट का काम है कि जिस तरह क्रिकेट में डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट को एम्फेसाइज करना चाहिए कि आपने हॉकी, फुटबॉल, हर चीज़, अब देख लें जिस तरह स्क्रैबल की आपने बात की एट द स्टार्ट ऑफ द शो कि हम उसमें जीतते हैं। सुहेल सिस्टर्स हैं, वो जब भी जाती हैं वेट लिफ्टिंग में हमारे लिए लाती हैं प्राइजेस, ठीक है। आप देख लें कि टोक्यो में अरशद नदीम कहाँ पे थे, और फिर उन्होंने कॉमनवेल्थ और पेरिस, और अब वो एक नाम बन चुके हैं, उन्होंने हमें मेडल दिलवाया। तो उसके पीछे हर चीज़ के पीछे हर एक मेथड होता है। आप ये नहीं है कि ओवरनाइट चीज़ें हो जाएंगी। तो उसके लिए हमारी हुकूमत पाकिस्तान से, इस प्लेटफॉर्म से यही है कि इस चीज़ को बेहतर किया जाए, और हर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, देखें टैक्स एमनेस्टी देनी है, जो भी देना है, लेकिन हमें इस चीज़ को फर्स्ट मीडिया का, क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया ख़ास तौर पे वो आजकल एक बहुत बेहतरीन टूल है किसी भी चीज़ को एम्फेसाइज करने का और उसको उभारने का और सामने लाने का। तो हमें एयर टाइम बिल्कुल देना चाहिए। हम क्रिकेट के पीछे 38 मिनट 40 मिनट उसको दे देते हैं, तो फिर हम उन परफॉर्मर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको फिर हम बालाए ताक रख लेते हैं। इस चीज को वैसे बड़ा अच्छा बैलेंस किया। हम इतना क्रिकेट करते थे, उन्होंने साथ फुटबॉल शुरू कर दी, तो वैसे बैलेंस अच्छा कर लिया था। लेकिन आई थिंक बात इन तीनों की बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान हॉकी को लेकर एक अच्छी राह हमवार हो चुकी है कि वर्ल्ड कप तक रसाई कैसे हासिल करनी है, और ये भी हमारा अब टारगेट होना चाहिए। प्रो लीग तो अचीव कर लिया, अब ये भी साथ साथ करें, तो मुझे पूरी उम्मीद है अगले 1-2 साल में पाकिस्तान हॉकी बड़े ज़बरदस्त फेज़ में नजर आएगी। खास तौर पर जो अब हमें प्लेयर्स नजर आ रहे हैं उनकी इंटेंसिटी देखते हुए। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करते। थैंक यू वेरी मच मोहित शाह साहब, अवैस आपको और वसी आपका कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। जाने से पहले आपको एक अपडेट जरूर दूंगा कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम के जो ट्रायल हैं, जो हम इस यूथ बल्ज की या एक टैलेंट पूल की बात कर रहे हैं, वो जारी हैं, और इसमें मेरी ये ज़रूर उम्मीद होगी कि सिर्फ हम
इसको एक प्रोसेस के तहत ना रखें, इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। कल ही मैं और सैयद मोहम्मद अवैस ये बात कर रहे थे कि एक स्कूल क्रिकेट का हमने टूर्नामेंट इस्लामाबाद में देखा था कुछ अर्सा पहले, लेकिन उसके बरक्स एक वुमेन स्कूल टूर्नामेंट हमने आज तक नहीं देखा। तो अगर इस तरह ग्रास रूट लेवल पर टैलेंट पूल इंक्रीज़ किया जाएगा तो बहुत फ़ायदा होगा। जाने से पहले आपके लिए एक ख़ास चीज़ ज़रूर है, हम हमेशा आपके लिए नई स्पोर्ट्स मुतारिफ कराते हैं, कुछ उसमें बड़ी ज़बरदस्त हैं, कुछ थोड़ा सा ज़रा फ़नी एज पर भी होती हैं, लेकिन अगर आप एडवेंचर सीकर हैं और अगर आप मोटर स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं तो ये आने वाली वीडियो आपके लिए बड़ी शानदार साबित होगी और बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। टीम स्पोर्ट्स 360 आपके लिए एक स्पेशल वीडियो ज़रूर आज लेकर आई है, आप उसको मुलाहिजा फरमाइए। लेकिन मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।